टेक्स्ट का पेपर हो चुका है और जितने भी बच्चों से मुझे रिव्यू देखने को मिला वो ये था कि पिछली बार जैसा तो मुश्किल नहीं था, पास होने के चांसेस हैं और बहुत बच्चों की उम्मीदें टिकी हुई है इन एमसीक्यूज के सॉल्यूशन पे। तो भाई पहले ही बता रहा हूं, अगर आप कमजोर दिल के हैं तो मैच ना करें, अपना रिजल्ट तक अच्छी जिंदगी जिए। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं भाई तसल्ली हो जाए तो मैं तसल्ली करवा देता हूं। कैलकुलेटर मेरे हाथ में विद एक्सप्लेनेशन सारी चीजें आपको समझाऊंगा। फटाफट से केस सिनेरियोस पढ़ लेते। तो मैंने तो पहले ही क्या नाम है इसमें आंसर मार्क कर दिए, लेकिन आंसर मार्क करने के साथ साथ मैंने कहा एक्सप्लेनेशन भी बना देता हूं। अगर आपको चेक करना है, जिन बच्चों को खाली खाली चेक करना है, तो भाई ये रहा केस सिनेरियो, ये रहा बेस एमसीक्यू नंबर 1 जो है आपका राइस पेडी वाला, उसका आंसर फर्स्ट का डी है। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन का डी आंसर है। थर्ड का पार्ट सी है। आप क्वेश्चन देख लेना, आपका ऊपर नीचे होगा केस सिनेरियो। मैं जिस केस सिनेरियो की बात कर रहा हूं वो अनंत वाले की बात कर रहा हूं, और रोक रोक के आप आंसर चेक कर सकते हैं और वीडियो से जा सकते हैं बिना किसी एक्सप्लेनेशन को देखे। थर्ड वाले का सी आंसर है। अभी मैं इनकम टैक्स करा रहा हूं, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो जीएसटी का आएगा। फोर्थ वाले पार्ट का जो आंसर है वो डी है, और उसके बाद फिफ्थ वाले का जो आंसर है वो ए है। अगर बुरा लग रहा हो तो प्लीज आगे ना देखें, वरना अच्छा लग रहा हो तो बताना जीएसटी का सॉल्यूशन लाओ या नहीं लाओ, और लाऊंगा एक्सप्लेनेशन के साथ। सिक्स्थ वाले का पार्ट जो है वो ए है, सेवंथ वाले का जो पार्ट जो है वो सी है, और 8 वाले का जो पार्ट है वो डी है। यहां तक आई होप आपने देख लिया होगा। तो जिनको बस क्रॉस चेक करना था भाई, वीडियो में आगे मत देखिए आप। बाकी मैं सारे बच्चों को बता दूं कि कैसे कैसे ये आंसर्स आए, फटाफट से बता देता हूं। देखिए, Mr. Anand is a traditional farmer who has inherited 35 acres of rural agricultural land with around 20 kilometers nearby town. ठीक है, कल्टीवेट कर रहा है, डायरेक्टली टेकन बाय द ट्रेन अनदर 10 जो है वो शुगर केन को इस्तेमाल कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, शुगर केन भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो नियर बाय में खरीद लेते हैं और वर्ब एनएफटी आरटीजीएस की पेमेंट करते हैं। रिमेनिंग एरिया जो है मलबरी लीव्स बनाता है, और मलबरी लीव्स भी आपकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अंदर आती है। तो यानी कि इसको भी आपको कुछ अलग नहीं करना था, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में आता है। कह रहे पार्ट ऑफ मलबरी लीव्स जो है वो लीव्स आर यूज्ड फॉर बीइंग फेड इनटू सिल्क वॉर्म्स एंड ऑब्टेनिंग सिल्क कोकून्स। तो इसका मतलब इससे कोई प्रोडक्ट बना रहे हो आप, और जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होगा। दीज सिल्क कोकून इज द मार्केट। ठीक है, फिर वो आगे जाके इन्हें सेल कर देते हैं। तो जो सिल्क कोकून्स है वो हमारे लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर मिस्टर अनंत ने नेट इनकम अर्न की कितने की? 4 लाख रुपए की। कहां से? पैडी से। अब क्या पैडी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है? आंसर इज यस। तो 3,50,000 का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आ गया। नेट गेन फ्रॉम सेल ऑफ शुगर केन जो है वो 75,000 है, और शुगर केन भी आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, तो 2 मेरे को एग्रीकल्चर इनकम की मिल गई बाय सेलिंग मलबरी लीव्स अलोन। नेट इनकम 4 लाख फ्रॉम सेल ऑफ पैडी, 3,50,000 फ्रॉम सेल ऑफ शुगर केन। तो 3,50,000 है शुगर केन वाली अमाउंट, और 75,000 जो है मलबरी लीव्स अलोन, जो लीव्स उसने बेची थी, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वो टोटल उसका एग्रीकल्चर इनकम जो दिख रही है वो है आपकी 4 लाख रुपए। 4 लाख प्लस 3,50,000, और उसके बाद नेक्स्ट आ गई आपकी 75,000। तो अभी तक एग्रीकल्चर इनकम 8,25,000 रुपए है। उसने कहा ये कैरिड आउट कर रहा है मलबरी सिल्क वॉर्म प्रोड्यूस, जो उसने करना शुरू किया, जिसमें जो मलबरी लीव्स लगाए वो 50,000 रुपए के लगाए। अब आप एक बात बताओ, जैसे आपने कैपिटल गेन में कन्वर्जन इनटू स्टॉक इन ट्रेड पढ़ा होगा, जब आप अपनी कोई एसेट को किसी स्टॉक इन ट्रेड में लगाते हो तो क्या उसकी भी मार्केट वैल्यू निकाल के गेन निकाला जाता है? आंसर इज यस। तो जब आप अपनी लीव्स को, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसको बनाने में लगा रहे हो कोई प्रोडक्ट को, तो अगर किसी और से खरीदते तो मार्केट वैल्यू आती ना। तो ये जो 50,000 रुपए की लीव्स वर्थ रुपीज लगाई है, इसको भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मानना था। बस इसी पॉइंट को लेकर शायद बच्चे डर गए होंगे या गलती कर दी होगी, बाकी तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। एंड सेलिंग द सिल्क कोकून्स बाय स्पेंडिंग 2 लाख रुपए, गॉट 3,75,000 सेल ऑफ कोकून। तो ये वाला जो हिस्सा है ये नॉन एग्रीकल्चर वाला हिस्सा है, नॉन एग्रीकल्चर वाला। अब आते हैं सर, क्वेश्चन क्या पूछा है ये बता देता हूं। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर करना है आपको फर्स्ट से लेकर थर्ड। तो अब देखो यहां पर मैंने क्या कहा, फर्स्ट से लेकर थर्ड पे क्या आंसर है? पेडी इनकम जो है 4 लाख रुपए की, शुगर केन की इनकम 3,50,000 रुपए की, सेल ऑफ मलबरी लीव्स जो 1,25,000 की। अब ये 1,25,000 कहां से आया? तो भाई 75,000 जो वो अलग से बेची थी उसने, प्लस 50,000 रुपए का जो उसने इस्तेमाल किया था आगे फर्दर प्रोडक्शन में, जिसकी मार्केट वैल्यू को आपको एग्रीकल्चर इनकम लेना था। तो डी आंसर जो है इसका होना चाहिए। जो आंसर तुक्के से आए वो भी मुझे बताना कौन सा वाला आपने तुक्के से लगाया, और टोटल क्या स्कोर रहा आपका इनकम टैक्स में। उसके बाद डी आंसर मैंने लगाया, कह रहे नेट इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कुकुन्स। मैंने कहा नेट इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कुकुन्स बताता हूं आपको कैसे निकाली जाएगी। देखिए 3,75,000 की उसने सेल की, खर्चा किया 2 लाख रुपए का, और 50,000 रुपए के जो मैंने लगाए हैं, अगर कहीं और से लाता तो 50,000 मेरी कॉस्ट होती, तो वो वाले 50,000 भी हट जाएंगे। ये बिल्कुल जिसने कैपिटल गेन का कन्वर्जन पढ़ रखा होगा वो इस पॉइंट को कर सकता है। तो 3,75,000 माइनस 2 लाख माइनस 50,000, तो 125 की आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम आएगी। और यही लिखा हुआ है नेट इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कुकुन्स अमाउंटिंग टू रुपीज 1,25,000 विल नॉट बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम, विल बी टैक्स एज बिजनेस आईओएफएस, जो भी उसका काम होगा। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या आंसर है? एग्रीकल्चर इनकम 8,75,000 वेयर नॉन एग्रीकल्चर इनकम 1,25,000। मैंने कहा 875 कैसे आया? तो 875 बिल्कुल सिंपल है, 4 लाख
प्लस 3,50,000 प्लस 75,000 प्लस 50,000, तो 875 यहां से आया और 125 आपकी नॉन बिजनेस इनकम है। ये तो टोटल करके बता दिया उसने। सी आंसर इस तरीके से आया है। तो जिनको जल्दी बताना था मैंने उनको जल्दी बता दिया, जिनको एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूं वो समझ के जाएंगे कैसे कैसे आंसर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका, कह रहे मिस्टर ए ने ट्रांसफर कर दिया है हाउस प्रॉपर्टी अपने वाइफ के नाम पे 22-23-24 में फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, और उसे रेंट मिला है 2 लाख रुपए का फ्रॉम लेटिंग ऑफ प्रॉपर्टी। जब आप वाइफ को इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफर करते हो तो आपको डीम्ड ओनरशिप का एक कंसेप्ट सुना होगा आपने, लेकिन हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। और 4,0800 म्युनिसिपल टैक्सेस पे किए हैं उन्होंने ही, ठीक है। शी डिपॉजिटेड द सेम विद द बैंक एंड अर्न इंटरेस्ट ऑफ 15,000। ये बात तो क्लियर है, ये वाइफ के हाथ में ही जाएगा। जो इंटरेस्ट की बात थी वो तो सही है। अब आते हैं कि डीम्ड ओनरशिप लगानी पड़ेगी या नहीं लगानी पड़ेगी। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे टोटल इनकम, टोटल रेंट एंड इंटरेस्ट विल बी चार्ज इन द हैंड्स ऑफ, किसके हाथ में चार्ज किया जाएगा? तो भाई डीम्ड ओनरशिप का कंसेप्ट लगेगा यहां पर, डीम्ड ओनरशिप, और जो ट्रांसफरर है उसी के हाथ में टैक्स किया जाएगा। तो अब डीम्ड ओनरशिप कैसे लगाएंगे सर? एक तो जीएवी निकल के आ जाएगी इसकी 2 लाख रुपए की, जीएवी आ जाएगी 2 लाख रुपए की, माइनस कर देंगे म्युनिसिपल टैक्स, और म्युनिसिपल टैक्स आपके आ जाएंगे 4,800 रुपए के, और इसमें से आप जब माइनस कर देंगे तो एनएवी आ जाएगी। हालांकि जल्दी जल्दी करना चाहिए मुझे, हालांकि जल्दी जल्दी वालों को मैंने जल्दी जल्दी बता ही दिया। अब आप देख लीजिए 2 लाख माइनस 4,800 मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर ली थी लेकिन लिखी नहीं, बस 1,95,200, और इसमें से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दोगे तो आपने तो रफ में ही किया होगा, मैं तो फिर भी दिखा के रहा हूँ। 1,95,200 माइनस 30% तो 1,36,640 वाली जो अमाउंट है आपकी, ये आएगी आपकी मिस्टर ए के हाथ में। डीम्ड इनकम मान ली जाएगी उसकी, हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही जाएगी, और मिसेस ए की 15,000 में चली जाएगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, डीम्ड ओनरशिप का कांसेप्ट लगाना था। नेक्स्ट कह रहे इफ मिसेस ए इन्वेस्ट द रेंट अमाउंट इन द बिजनेस एंड इनकर्स द लॉस, तो अपना जो रेंट अमाउंट है उसके बाद देखो, अब उसके बाद वो कहीं भी इन्वेस्ट करे वो सारी चीजें कुछ क्लबिंग के हाथ में नहीं आएगी। कह रहे अगर लॉस हो गया 20,000 का और उसका अदर बिजनेस का लॉस है 4 लाख का, तो क्या वो जो उसने इनकम आई है, जो मैं ऑलरेडी क्लब कर चुके हैं मिस्टर ए के हाथ में, क्या अब जो यहां पर उसे इनकम आई है और वो अपने बिजनेस में लगा रही है, क्या उसको भी उसी के बिजनेस का लॉस समझ ले, जैसे हमने ओपनिंग कैपिटल वगैरह की चीजें पढ़ी हुई? आंसर इज नो। जब वो इनकम आ गई है वो कहीं भी लगाए, हमने ऑलरेडी डीम्ड ओनरशिप का कंसेप्ट लगा के क्लब कर दिया वहां पर। इनकम ऑफ रेंट एंड बिजनेस विल बी चार्ज इन द हैंड्स ऑफ, किसके हाथ में? तो मिस्टर ए के हाथ में 1,36,640 जाएगा, और 3,80,000 इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब 3,80,000 कैसे आया भाई? देखो 4 लाख है, माइनस करेंगे जो भी उसे लॉस हुआ 0.2 लाख का, और 3,80,000 वाला ये वाला पॉइंट आ गया। तो आंसर क्या होना चाहिए? ए आंसर इसमें होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल पॉइंट था। आगे कह रहे इफ मिस्टर ए ट्रांसफर्स द अबव प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन विद एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, देन इनकम ऑफ द रेंट। अब देखो जरा, एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट में वाइफ को आप असेट दे रहे हो तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में दे रहे हो। लूट मचा रखी हमारे देश में कि भाई जब एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट में क्या करेंगे, पति बेचारा भरेगा, एलिमनी भरते हैं वो, तो क्या कर सकते हैं? तो क्या इस केस में पति के हाथ में टैक्स लगाएंगे? आंसर इज नो। तो जो टैक्स लगेगा मिस्टर ए के हाथ में वो बिल्कुल जीरो होगा, और मिसेस ए के हाथ में हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है वो जाएगी, और दूसरा 15,000 आईएफओएस में जाएगा। बिजनेस की इसमें कोई बातें नहीं की गई है, बिजनेस वाला पॉइंट जो है यहीं तक आके खत्म हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी थी इस वाले क्वेश्चन में, और ये वाला पॉइंट भी हो गया हमारा। नेक्स्ट कह रहे राजू ने अर्न किए 25,000 लॉटरी से, 10,000 बेटिंग से और 50,000 ऑनलाइन गेम से, और 5,000 जो है वो खो गए हैं, लॉस कर दिया है उसने। लॉस वाले को कोई पूछने नहीं आता, आपको इग्नोर करना होता है। जैसे आप अपनी पेपरों से जस्ट पहले डेट शीट आने के बावजूद भी अपनी पढ़ाई को इग्नोर करते हो, बिल्कुल वैसे ही आपको ये वाला पॉइंट इग्नोर करना था। हमसे क्या पूछा गया? कह रहे अमाउंट ऑफ टैक्स जो चार्ज किया जाएगा 25,000 ले लो, 10,000 ले लो, 50,000 ले लो, तीनों पे 30% लगा दो। तो ये रहा 25,000, 10,000, 50,000 का 30%। ये जो यहां पर माइनस किया गया है ये नहीं होगा, और सी आंसर इस तरीके से निकाला जाएगा। और एएमटी के प्रोविजन आते हैं भाई, एएमटी के प्रोविजन उसने क्या कहा है? चूज द करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। कब एएमटी के प्रोविजन नहीं लगेंगे? तो जब आप बाय डिफॉल्ट टैक्सेशन सिस्टम से जाते हो तब आपके पास एएमटी के प्रोविजन नहीं लगते। जब आप ऑप्ट आउट करते हो तो 3 चीजों में कंपेयर कराने के लिए आपको बातें कही जाती हैं। अगर आप बाय डिफॉल्ट वाले में आ गए तो आपने बाय डिफॉल्ट वाले बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे, इंस्टीट्यूट के भी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो आपको पता होगा कि कभी भी उसमें एएमटी की प्रोविजन नहीं आए। एएमटी के प्रोविजन तब आते हैं जब आप ऑप्ट आउट करने लगते हो, क्या नाम है, और उसके बाद जब आप ऑप्ट आउट करने लगते हो तो फिर कंपेयर करना पड़ता है कि ऑप्ट आउट वाले से कितना आ रहा है, एएमटी से कितना आ रहा है, इस तरीके से। तो चाहे इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, बीओआई हो, एओपी हो, अगर वो बाय डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में है तो उन्हें एएमटी के प्रोविजन नहीं लगते हैं। तो ये थे हमारी साइड से पूरे के पूरे आपके इनकम टैक्स के एमसीक्यूज के सॉल्यूशन। अब आप बताएंगे कि जीएसटी के एमसीक्यू के सॉल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए, और मुझे पैटर्न भी बताएंगे जीएसटी के सॉल्यूशन के लिए कि आपको जीएसटी के सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन चाहिए या विदाउट एक्सप्लेनेशन। जैसे आप बोलोगे वैसे अपडेट कर दूंगा। पीडीएफ का लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और जो बच्चे बोथ ग्रुप दे रहे हैं भाई अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां पर कॉस्टिंग की सारी चीजें मैंने अवेलेबल करा दी है। थैंक यू सो मच। मिलता हूं जैसे आप कमेंट करेंगे कैसे आंसर्स होने चाहिए, विद एक्सप्लेनेशन विदाउट एक्सप्लेनेशन, बहुत जल्दी आपके लिए लेके आता हूं। थैंक यू सो मच।